1942 बर्लिन, जर्मनी। साल 1942 में जर्मनी की धरती उन धमाकों का प्रकोप झेल रही थी जो दूसरे विश्व युद्ध में बेहिसाब बरसाए जा रहे थे। कहीं पर तो धमाकों की गूंज इतनी तेज थी कि आसपास रहने वाले लोग मौत की दुआ मांगते थे। एक तरफ शहर में धमाका हो रहा था और दूसरी तरफ उसी बर्लिन शहर की सुनसान सड़क पर चल रहे सुभाष चंद्र बोस के अंदर भी कई धमाके हो रहे थे। अभी अभी नाजी जर्मनी के विदेश मंत्री रिबेनट्रॉप से हुई बातचीत उनके दिमाग में बारूद की तरह सुलग सुलग कर फट रही थी। सुभाष, हिटलर आपसे नहीं मिलेंगे। रिबेनट्रॉप की इस बात ने सुभाष को गुस्से से भर दिया था। उन्होंने रिबेनट्रॉप की आंखों में आंखें डालकर पूछा, नहीं मिलेंगे? यह कैसा जवाब हुआ? क्या आपको लगता है कि एक बहरूपिया बनकर गूंगा और बहरा होने का नाटक करके अफगानिस्तान से रूस के रास्ते मैं यहां जर्मनी से यह सुनने के लिए पहुंचा हूं कि हिटलर नहीं मिलेंगे? सुभाष का गुस्सा बेकाबू होते देख रिबेनट्रॉप ने कहा, सुभाष, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की है, मगर आपको तो पता है कि हिटलर के सामने किसी की भी नहीं चलती। उससे मिलना पहाड़ी जमीन खोदकर पानी निकालने जैसा काम है, आसान नहीं। आसान तो कुछ भी नहीं है मिस्टर रिबेनट्रॉप। भारत से निकल जाने के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने मेरे भाई, मेरे पथ प्रदर्शक शरद चंद्र बोस को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। मेरे कदमों की सजा मेरे भाई को दे रहे हैं वो जालिम। इसके बावजूद मैं पीछे की ओर नहीं लौटा। क्या आपको ये आसान लगता है? रह रहकर टीस उठती है मेरे अंदर, मगर हिंदुस्तान की गुलामी का दर्द इससे कहीं बड़ा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? रिबेनट्रॉप बिल्कुल स्तब्ध था। सलीके से बात करने वाले सुभाष आज बरस पड़े थे। वो अभी चुप ही था कि सुभाष ने कहा, मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगा। याद रखिएगा कि बिना हिटलर से मिले मैं लौटने वाला नहीं। ये कहकर सुभाष अपने घर की तरफ चल पड़े। उनके चेहरे पर थोड़ी मायूसी थी और साथ ही अपने गुस्से पर काबू खो देने का मलाल भी। वो इस बात को अच्छे से समझते थे कि एक लीडर को अपने गुस्से पर काबू रखना कितना अहम है। मायूसी और मलाल लिए 5 फीट 7 इंच लंबे बेखौफ सुभाष काले रंग की एक लंबी कोट पहने बर्लिन शहर की एक गली में चल रहे थे। वो छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनके बूट की आवाज के अलावा किसी और के बूट की आवाज भी आ रही है। सुभाष थोड़ा चौकन्ने हो जाते हैं। उन्हें समझ आ गया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने अपनी कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। जैसे ही उन्होंने अपनी चाल तेज की तो पीछे से आती आवाजें भी तेज हो गई। कुछ कदम चलकर बोस अचानक पीछे मुड़े तो उनका पीछा कर रहे 2 लोगों को छिपने का समय नहीं मिला। अब वो दोनों बोस के ठीक सामने खड़े थे। इससे पहले कि वो बोस की तरफ बढ़ते, बोस उनकी तरफ बढ़ने लगे। पीछा करने वाले दोनों बोस की हिम्मत देख घबरा गए। उनमें से एक शख्स ने तो कमर में खोसी हुई पिस्टल निकाल ली। उसकी पिस्टल देखकर भी सुभाष नहीं रुके। अब वो दोनों पिस्टल ताने हुए सुभाष की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो सुभाष के करीब आए, सुभाष रुक गए। दोनों को घूरते हुए सुभाष ने कहा, इस खिलौने से खेलने आए हो या 2-2 हाथ करने की हिम्मत भी रखते हो? सुभाष का सवाल सुन वो दोनों पीछा करने वाले हैरान हो गए। फिर उनमें से वो शख्स आगे बढ़ा जिसके हाथ में पिस्टल थी। सुभाष के बिल्कुल करीब आकर उसने कहा, जैसा सुना था आप उससे भी कहीं ज्यादा बहादुर हैं मिस्टर बोस। हिटलर के साम्राज्य में आपका स्वागत है। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, आप ब्रिटिश सरकार के निशाने पर हैं। तभी दूसरे आदमी ने एक कागज बोस को थमाया और बोला, आप बहुत ही हिम्मती इंसान हैं। हिटलर आपसे जरूर मिलेंगे। इससे पहले कि बोस उनसे कोई सवाल करते, वो दोनों किसी परिंदे की तरह उस गली से गायब हो गए। बोस ने उनका दिया कागज देखा तो वो डिप्लोमेट पासपोर्ट जैसा लगा। बोस को समझ आ गया कि जल्द ही हिटलर से मीटिंग की संभावना है
और इसीलिए हिटलर के सुरक्षा सलाहकार पूरी तरह से निश्चिंत होने के लिए उनकी जासूसी करवा रहे हैं। घर आने पर सुभाष की जर्मन पत्नी एमिली शेंकल उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एमिली के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई पड़ रही थी। एमिली ने सुभाष को देखते ही गले लगा लिया और पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? मुझे आपकी चिंता हो रही थी। अपना अफसोस पत्नी से बांटते हुए उन्होंने कहा, हिटलर हमसे मिले नहीं। तभी एमिली कुछ सोचकर बोली, सुभाष, क्या यह ठीक भी है कि हिटलर के साथ आपका नाम सदियों तक जोड़ा जाए? आने वाली पीढ़ियां क्या सोचेंगी? सुभाष एमिली को समझाते हुए कहते हैं, एमिली, हमें खून की नदी पार करनी ही होगी। हमारी आजादी हमारा लहू मांग रही है। हमें एक ताकतवर आर्मी की जरूरत है और हिटलर ने वादा किया है कि वो हमारी मदद करेगा। सुभाष की बात सुनकर एमिली कुछ पल तो सिर्फ सुभाष के चेहरे को गौर से देखती रही। फिर वो बोली, क्या ये खून की नदियां हमें बर्बर नाजी के कबीलों जैसी नहीं बना देगी, जिनके लिए सभ्यता, संस्कृति, मानवता का कोई मूल्य नहीं है? एमिली के तर्कों को सुभाष बाबू बहुत अच्छे से समझते थे, लेकिन उन्हें अब तक ये संघर्ष ने काफी कुछ सिखा दिया था। वो बोले, एमिली, तुम्हें तो पता है मेरा मुख्य उद्देश्य भारत की आजादी है। अगर गांधी जी को लगता है कि अहिंसा की राह पर चलने से ब्रिटिश हमें आजादी दे देंगे तो वो गलत है। ये बात हर हिंदुस्तानी को समझनी होगी कि आजादी दी नहीं जाती, आजादी छीनी जाती है। इसीलिए मैं हर वो मुमकिन कोशिश करूंगा जो स्वतंत्रता संग्राम की आहुति प्रज्वलित करने में साझेदार होगी। सुभाष, मैं ये नहीं कह रही कि तुम सहायता मत लो, लेकिन हिटलर से सहायता क्यों लेनी है? सुभाष फिर एमिली को समझाते हैं। सदियों पुरानी कहावत है एमिली, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तुम तो जानती हो कि हिटलर और ब्रिटिश हुकूमत के बीच अच्छा रिश्ता नहीं है। ब्रिटिश हुकूमत और उसका साथ देने वाली ताकतों से लड़ने वाली एक्सिस आर्मी की कमान हिटलर के हाथों में है। अगर हिटलर अपनी आर्मी भारत भेजता है तो हम साथ मिलकर ब्रिटिश राज से लड़ेंगे। और अगर सुभाष की बात अधूरी रह गई। एमिली के मन में इस वक्त कई ख्याल चल रहे थे। वो कहती है, सुभाष, तुम समझ रहे हो ना, ये कितना खतरनाक है। हिटलर एक जल्लाद है। अनगिनत यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर उनका कत्ल कर चुका है वो। क्या तुम इस सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हो? अगर ब्रिटिश हुकूमत जालिम है तो हिटलर भी उनसे कम क्रूर नहीं है सुभाष। वो तुम्हारी मदद करेगा भी तो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। मैं जानता हूं एमिली कि मैं किस पथ पर चल पड़ा हूं। तुम जो कह रही हो वो सब सोचकर ही फैसला लिया है मैंने। सुभाष ने एमिली को टोकते हुए अपनी बात कही। उनकी बात सुन एमिली ने एक लंबी सांस ली और कहा, लेकिन जिस राह पर आप चल पड़े हो उस रास्ते पर चलते चलते तुम भूल गए हो कि आपकी एक पत्नी भी है और अब से कुछ महीनों में तुम्हारा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है। उसके बारे में भी तो सोच लिया करो। नाराज लहजे में अपनी बात कहकर एमिली अपने कमरे से चली गई। इस पल में सुभाष ने खुद को अकेला महसूस किया और उदासी उन्हें घेरने लगी। सुभाष एमिली को बेहद चाहते थे और उन्हें हमेशा सुरक्षित और खुश रखने की कोशिश भी करते। उन्हें अपने आने वाले बच्चे का भी बेसब्री से इंतजार था, मगर इन सब के बीच सुभाष 38 करोड़ हिंदुस्तानियों के ऊपर कसी हुई गुलामी की जंजीर को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। हर एक भारतीय पूरी उम्मीद से आजाद भारत की एक सुबह देखने को बेताब था। अब बोस अपने कमरे में टहलते हुए हिटलर से मुलाकात के बारे में सोच रहे थे। इंतजार करते हुए बोस की बेचैनी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो इसी कश्मकश में थे कि तभी उनका फोन बज उठा। बोस ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से रिबन ड्रॉप की आवाज आई। कल सुबह 10 बजे मेरे घर आ जाना। वहां से हम हिटलर के खुफिया बंकर पर जाएंगे।
हिटलर हमें वहीं मिलेंगे। अपनी बात कहकर रिबनट्रॉप ने फोन रख दिया।